देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, साबिक रुकन कौमी असम्बली कराची और कराची के पीटीआई के सदर अकरम चीमा ने भी पीटीआई कराची की सदारत और रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा साथ ही साथ कि वो 9 मई के वाक़यात को की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर नज़ीर मोहम्मद गोंदल और साबिक मेंबर कौमी असम्बली एहसानुल्लाह टवाना ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का इख्तियार कर लिया और साथ उन्होंने भी 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद मजम्मत की और साथ ही साथ छोड़ने के हवाले से भी बात की। अब सवाल ये है कि क्या अकरम चीमा पर दर्ज FIRs का होगा, क्या उन पर दर्ज मुकदमात किसी मनतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वज़ीर को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। एंटी करप्शन हुक्काम की जानिब से अली मोहम्मद खान की 14 रोज़ा जिस्मानी इस्तदा अदालत से मुस्तरद कर दी गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का वापसी हुक्म जारी कर दिया और ये छठी बार है कि जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनको दोबारा से जेल भेजा गया है और उनकी जब रिहाइयाँ भी हुई तो उनको वापस से पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान साहब ने का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले खुशफहमी में न रहे कि वो गिरफ्तारियों से बच जाएंगे। ये उन्होंने दावा किया था कि मुल्क में आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का होगा और हर जगह पीपल्स पार्टी ही नज़र आ रही है। वैसे भी ये 2-3 माह में मुल्क में इलेक्शन के हैं। उन्होंने PTI छोड़ने वालों की बात ये की जहाँ पर, और अब उसी तरह की सूरत हाल भी नज़र आ रही है कि जो भी 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता है तो फिर उसके बाद उसके केसेस का क्या होगा, क्या वो चलेंगे नहीं चलेंगे। और सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से जो बात हो रही है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है कि 9 मई के वाक़यात की वजह से, और फिर वो जैसे ही पार्टी छोड़ने की बात करते हैं तो उसके बाद उनके केसेस और जो सारे मामलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ जाते हैं। दूसरी जानिब आज फॉरेंसिक रिपोर्ट भी 9 मई के हवाले से की जो है वो भी पेश कर दी गई है और वो कितनी अहमियत की हामिल है फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये भी अब देखना है। और क्या PTI का बाब बंद हो जाएगा इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद, और क्या देखना ये है कि जो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसकी कितनी अहमियत है और वो किस तरह से उसके ऊपर भी आगे अपने मनतकी अंजाम तक किसी मेन जो उसका कंसेंसस है उसके ऊपर वो जाएगी। कोई इसका रिज़ल्ट निकलेगा या माजी में जिस तरह की रिपोर्ट्स आती रही हैं, JITs बनती रही हैं, उसी की तरह ये भी बंद हो जाएगी। ये बहुत अहम सवाल है। दूसरी जानिब नाजरीन, आज FBI रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुकी है, ये भी खबर सामने आ रही है, जबकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुख्तसर स्टैंड बाय मुआहदे का इम्कान भी है। और इसी कड़ी में एक और बात भी है कि वज़ीर मुमलिकत ने तेल की ज़ख़ीरांदोज़ी के लिए पॉलिसी लाने का ऐलान भी कर दिया है। बड़ी अहम मामलात हैं जो कि मईशत के हवाले से, क्योंकि मईशत इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और माशी सूरत हाल ठीक होगी तो फिर सियासी सूरत हाल पर बैठ कर कोई बात हो सकती है। इसी सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं सेनेटर आजिज़ धामरा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, चौधरी सरवर हैं सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ से, और यासीन आज़ाद साहब हैं सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद और शुक्रिया। सबसे पहले चौधरी सरवर साहब आपकी तरफ आऊँगी। चौधरी साहब, कैसे देख रहे हैं, आज तो फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो माशी सूरत हाल है उसमें भी आप देखिए FBI रवा माली साल का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम, इस तरह की खबर आ रही है। फिर पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब 2 रोज़ रह गए हैं मुआहदा ख़त्म होने में और मुख्तसर स्टैंड बाय मुआहदे के इम्कान की खबर आ रही है। ज़रा ये बता रहे हैं, क्या कोई अच्छी खबर सुनेंगे हम माशी एतबार से कि जिसमें हमें नज़र आए कि वाकई मुल्क में कुछ अच्छा हो रहा है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि मुआशी हालात हमारे इस मुल्क के कब बेहतर होंगे और कैसे बेहतर होंगे। पहली बात तो यह है कि आपने फरमाया है कि पहले
मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी और फिर सियासी इस्तेहकाम आएगा। तो मेरे ख्याल में सियासी इस्तेहकाम जो है वो पहले आना जरूरी है, और मुआशी सूरत हाल जो है वो बेहतर उसी वक्त होगी जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है आएगा। जब मुल्क में अनसर्टेनिटी होती है, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, तो जो भी कोई इन्वेस्टर है, इवन जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी इन हालात में जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो बहुत मैं समझता हूँ कि एक फैसला करने में उन्हें बड़ी दुश्वारी होती है कि मुल्क में इन्वेस्ट किया जाए। दूसरी बात आपने IMF की है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के लोगों को मालूम है कि 1 दिसंबर 2021 को मैंने लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से एड्रेस करते हुए कहा था कि बहुत कड़ी शराइत पे आप जो है IMF से कर्जे ले रहे हो, और इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। उस वक्त मैं गवर्नर पंजाब था, हुकूमत में था, इसके बावजूद मैंने अलार्म बेल जो है वो बजा दी थी कि ये खतरे की घंटी है। और उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि जो आप हर बात जो है IMF की मानने के लिए तैयार हैं, अगर आप सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इंसाफ मुहैया कर दें और कब्जा माफिया से उनकी जान छुड़ा दें, तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी आपको $30 बिलियन सालाना भेजते हैं, और ये $2 बिलियन दे के आप पर फैसले पहुंच रहे हैं। मुझे ये बताएं कि दुनिया का कौन सा मुल्क है या कौन सी मईशत है या कौन सा बिजनेस है जो 22% इंटरेस्ट रेट पे कोई बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर सकता है या प्रॉस्पर कर सकता है या प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एकदम आप ये करते हैं कि उनकी सारी कंडीशन मान लेते हैं, अगले दम उनको आंखें दिखाते हैं, और ये जो आपकी ये जो इंटेग्रिटी है उससे नुकसान पहुंचता है। देखें, शेख हफीज साहब ने मुआहदा किया, शौकत तरीन ने आके उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर शौकत तरीन ने खुद मुआहदा किया और फिर उसको ब्रेक कर दिया, फिर हमारे मुस्ता साहब ने मुआहदा किया, उसको डार साहब ने रिजेक्ट कर दिया। तो भाई ऐसे मुल्क जो है वो नहीं चलते। आपको उनके साथ जो भी मामलात हैं बैठ के तय करने चाहिए, जो आप कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते नहीं कर सके। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि 2 दिन बाकी रह गए हैं और अभी तक इस मामले में कोई किसी किस्म की जो प्रोग्रेस है नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हमें अपने पांव पे खुद खड़ा होना होगा। बैंक जो है वो लोन उसी वक्त देते हैं जब उनको पता हो कि उनकी वापसी जो है लोन्स की वो मुल्क जो है या अदारा है वो देने के काबिल है। लेकिन अपने बादशाही खर्चे तो हम कम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने खर्चों में इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए तैयार नहीं है। और जो अदारे इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं हर महीने, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो गैस है, डिस्कोज हैं, रेलवे है, स्टील मिल है, PIA है, तो जब आप अरबों रुपया जो है हर महीने, जो कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी इतनी लॉसेज जो हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब आप इन अदारों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, इनको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे, तो फिर आप कशकोल लेकर सारी दुनिया से भीख मांगते फिरेंगे। और अब तो लोगों ने भीख देनी भी बंद कर दी। वेरी ट्रू, आप बहुत सही बात कर रहे हैं सर्वे साहब और चौधरी साहब। मैंने आपको याद होगा कि हम ये बात बिल्कुल सुनते आ रहे हैं पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर से कि जी सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। तो अब तो मैंने इसीलिए जानबूझ के उल्टा कहा कि माशी इस्तेहकाम आ जाए तो शायद कोई सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए जिस बात का आपने कहा, आई अदरवाइज टोटली अग्री, क्योंकि हमें सियासी इस्तेहकाम तो किसी तौर से नजर नहीं आ रहा था। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि कोई माशी इस्तेहकाम ही आ जाए, कोई मुआवजा हो जाए जिसके बाद शायद सियासी इस्तेहकाम आ जाए। रीदा फिर दुआवां से मुल्क नहीं चल सकता। एक गरीब आदमी से मुल्क जड़ा हैगा जहन्नम बने, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं है उनके पास। इवन ईद के मौके पे और इतनी गर्मी में लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों के लिए शूज या जूते खरीद सकें, अपने बच्चों की फीस अदा कर सकें, बिजली का बिल दे सकें। तो ये बहुत मुश्किल तरीन गरीब के लिए इस मुल्क में हालात हैं। तो साहिब इक़्तिदार को, हम सबको, मैं भी उनमें आता हूँ, हमें अपनी पॉलिसियों को रीथिंक करना पड़ेगा। होता यह है कि आपको पता है रॉबिन हुड की कहानी पुरानी,
कि जी अमीरों से लूट के, अमीरों से लेके पैसे गरीबों में तकसीम करता था। तो लेकिन हमारा हुकूमतें जो है गरीबों को लूट के अमीरों में तकसीम करती है, तो ये फर्क आप जब दूर कर देंगे तो मामला ठीक हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है ये, और बिल्कुल इसी तरह से आई अग्री विद यू टोटली। सेनेटर आजिज धामरा साहब आपकी तरफ आऊंगी। आजिज धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आजिज जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है। जी आजिज धामरा साहब, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से बड़ों की बैठक चल रही है जी, और बड़े जोरों शोर से दुबई के अंदर, और सारे लोग मौजूद हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग पेश है, और उनके कायदीन भी मौजूद हैं, उनके वो कायदीन भी मौजूद हैं जो कि अब हमें उस तरह से सियासत में नज़र नहीं आ रहा है। ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, और फिर वो भी जो कि इस वक्त करंट यानी कि बिलावल साहब और मरीम साहिबा भी वहाँ पे मौजूद, हर शख्स वहाँ पे अहम जो शख्सियात है हुकूमती तवस्सुत से अगर देखा जाए वो भी वहाँ मौजूद। ये आखिर हो क्या रहा है? एंड दूसरी जानिब जहाँ हम देख रहे हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा मुख्तसर सा स्टैंड बाय मुआहदे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बट इट्स नॉट श्योर येट, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं। तो इतनी मुलाकातें, मीटिंग्स एक पेज पे हैं, एक इत्तेहादी हुकूमत, सब कुछ होने के बावजूद भी, और अब तो अगर देखा जाए अपेरेंटली आपका जो हरीफ जमात थी और एक हरीफ आपके जो ऑपोजिशन के एक ही लीडर थे वो भी अब तो असाइड हो गए। हर चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही लेवल, वो जो बात होती थी जी, मरीम नवाज साहब अभी कहती थी कि जी एक लेवल प्लेइंग हमें जो है फील्ड मिलनी चाहिए, वो सब कुछ मिल गया है। अब क्या परेशानी है? आवाम को कब अच्छी और कोई खुशाइन खबर सुनने को मिल सकती है मईशत के हवाले से और हालात बेहतर होने के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, देखें, पहले तो आपने बात की कि ये जो बैठक हो रही है बड़ों के दरमियान, तो मेरे ख्याल में ये हमारी एक रूटीन की विजिट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरान की जानिब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। अदरवाइज हमारी बैठकें होती रहती हैं, और आपको ये मालूम है कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा तो नहीं है, मगर हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा जरूर है। तो हमारी मुलाकातें रूटीन में भी चलती रही हैं, मगर दुबई में क्योंकि इत्तफाकन नवाज शरीफ साहब भी मौजूद है और ईद भी है, वो भी अपनी सुना है कि फैमिली में ईद करने के लिए वहां पहुंचे हैं, तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का दुबई में जाना अचानक से नहीं हुआ है, वो रूटीन वाइज जाते रहते हैं। तो इसलिए अब तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई ऐसा कोई फैसला हो चुका हो, मगर मुलाकातें करना इसमें कोई कल तो अखंजादा चट्टान साहब प्रोग्राम में कह रहे थे कि बड़े अहम फैसले हो रहे हैं इस मुलाकात में, इलेक्शंस के हवाले से इसमें पूरा बाकायदा जो है वो डिस्कशन हो रहा है, सीट एडजस्टमेंट तक की बात हो रही है। देखिए, मेरे पास अभी तक की कोई इतला नहीं है कि इन फ्यूचर निगरान चीफ एग्जीक्यूटिव किसको बनाया जा रहा है। अदरवाइज 1.5 महीना इस असेंबली को बाकी बचा है। इस बीच में इंटरनल पार्टी के अंदर भी सलाह मशवरे जो है वो बड़ी तेजी से ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि तमाम पार्टियों के दरमियान हो रहे होंगे, और क्योंकि पीपल्स पार्टी एक मेजर रोल है इस मुल्क में और एक हकीकत है, इसलिए उनकी राय जब मांगी जाएगी तो पीपल्स पार्टी जरूर देगी। अदरवाइज दुबई में ऐसा कोई फाइनल डिसीजन हुआ है वो कम से कम मेरी इंफॉर्मेशन में अब तक नहीं है। ओके, ठीक हो गया। यासीन आजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। यासीन साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। यासीन साहब, बड़ा अहम किरदार है, नवाज शरीफ साहब को बड़ा प्रोटोकॉल भी मिला है मुत्तहदा अरब अमारात में, और इस दफ़ा जो नज़र आ रहे हैं बड़े फ्रंट फुट पे लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और बॉडी स्ट्रक्चर से भी अब तो लग रहा है बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वापसी की तैयारी भी है सियासत में मुकम्मल तौर से हो रही, जो अपेरेंटली खबरें मिल रही हैं मुसद्दिक़ा ज़राए से। तो क्या हो रहा है? आप तो क्योंकि कानूनी माहिर भी हैं और आपका साथ भी है नून लीग के साथ आपका बड़ा अरसे से, तो क्या वाकई कोई रास्ता हमवार है टेक्निकली, और अब आगे आइंदा दिनों में इलेक्शन लड़ेंगे, वापसी का इम्कान है नवाज शरीफ साहब का? देखें, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क को जो इस वक्त सियासी तौर पर भी तबाही के दाने पे खड़ा है, माशी तौर पे भी खड़ा है, हमारे इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इन तमाम क्राइसिस से निकालने के लिए अगर रोल कोई प्ले कर सकता है तो वो पाकिस्तान के सियासतदानी अदा कर सकते हैं, बाकी कोई और नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक इसके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट का है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर
हम अपने मसले मसाइल का हल निकालने के लिए कोई ख़ास अटेम्प्ट नहीं करते, जिसका मुझे दुख इसलिए है कि जब पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम आपको इलेक्ट करके पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुल्की मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें। सियासी जमातों के दरमियान जो इख्तिलाफ राय है उसको भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करें। लेकिन दरमियान मसले मसाइल हल नहीं होते तो मामला जो है ना दूसरे दायरों में जाते हैं। आज आप देख लें कि जहाँ आप माशी बहरान को रो रहे हैं, सियासी इस्तेमाल को रो रहे हैं, वहीं मेरे नज़दीक आईनी बहरान जो अपनी जगह है, सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर भी एक तकसीम, वाज़ह तकसीम नजर आती है। और पॉलिटिकल मामला तो सारे के सारे हम अदालतों में लेके जाते हैं। वक्तन फ़क्तन जब अदालतें फैसला करती हैं तो बाद लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, बात नहीं करते। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पॉलिटिकल मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना ही नहीं चाहिए, और अगर से नहीं जाएंगे तो तब बेहतर है। आप जो सूरत आप देख रहे हैं कि 9 मई के बाद जो पाकिस्तान के जो हालात तब्दील हुए हैं वो आपके सामने हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। 2 दिन पहले ICR के जो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की वो आपके सामने है जी। और ये बात भी सही है कि पाकिस्तान की तारीख में 76 ईयर्स के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में 9 मई को हुआ, तो 9 मई के बाद जो सूरत पैदा हुई है वो भी इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी वजह से मामला को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इन हालात में आप ये बता दें कि इन हालात को बेहतर करने के लिए कौन रोल प्ले कर सकता है? इन हालात को रोल प्ले जो है ना हमारी सियासी जमातें कर सकती हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो या दूसरी सियासी जमातें हों। मैं तो अमूमन एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से है, पर इसको मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए हमारे सियासतदानों को मिल के बैठना पड़ेगा। एक दूसरे पे इल्ज़ाम का जो सिलसिला है वो तय करना पड़ेगा। और माजी की हुकूमत में जो कुछ हुआ और जो कुछ हुआ आपने देखा होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में बाकायदा ये एड्रेस करते हुए कहा कि हम खामखा पाकिस्तान में पैसे खर्च कर रहे थे और जो काम हम 70 सालों में नहीं कर सके वो वहाँ के लोगों ने 6 महीने में या साल में करके दिखा दिया। इससे हमारा मुल्क मजाक बनता जा रहा है। मजाक का जुमला मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मैं हमेशा पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ मुकम्मल होल्ड नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि हमारे इदारे जो हैं, और कई दफ़ा हर प्रोग्राम में मैं ये अपील करता हूँ कि प्लीज फॉर गॉड सेक अपनी अना की जंग छोड़ दें, पाकिस्तान के बका की जंग लड़ें, कानून और आइन के मुताबिक चलें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो सूरत जो है ना वो हमें बेहतर नहीं होगी। आप जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोनों साथियों ने, चौधरी सरवर साहब ने और बेनट साहब ने बात की है, मैं ये बात हकीकत है, मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारे हालात बेहतर नहीं हैं। और अच्छी बात है कि दुबई में एक सीटिंग हुई, आसिफ जरदारी साहब मेरे इत्तलात के मुताबिक आज पाकिस्तान में वापस आ गए हैं, लेकिन वहाँ इनकी जो सीटिंग हुई है, क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक या जो मुझे बताया गया है वहाँ सबसे ज़्यादा माशी सूरत को डिस्कस किया गया। और माशी सूरत के साथ साथ जो हमारा इस मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको भी डिस्कस कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि आप देख लें कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, और 13 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करने के बाद मेरे नज़दीक ये एक दिन भी इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता सियासी जमातों का क्या स्टैंड है, लेकिन सर आपकी अपनी जमात तो इस बात पे इत्तेफाक राय रखती है कि डिले हो। पीपल्स पार्टी ने इस बैठक में दुबई में कहा है कि नहीं जी वक्त पे होने चाहिए इलेक्शंस, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा डिले हो क्योंकि जो माशी सूरत हाल है वो कंट्रोल नहीं है हुई अभी तक उस लिहाज से। जी नहीं, ये एलिगेशन है, इसका जवाब मैं ये दे देता हूँ। अच्छा, कि डिफरेंट टाइप की खबर इस तरह से हो रही है कि अगर 13 अगस्त से एक हफ्ता पहले जी आप कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियों को तोड़ देते हैं, ठीक है जी, डिजॉल्व कर देते हैं, तो फिर इलेक्शन कराने के लिए 90 दिन का टाइम चाहिए। लेकिन अगर 13 अगस्त को असम्बली अपने 5 साल की मुद्दत अगर पूरी करेगी तो फिर इलेक्शन आपको 60 दिन के अंदर कराने हैं। इस पे हो सकता है कि आप असम्बली को अगर एक हफ्ता पहले तोड़ देते हैं
तो आपको 90 है, बजाय अक्टूबर के नवंबर में इलेक्शन चले जाएंगे। और अगर ठीक 13 अगस्त को ये असेंबलियाँ डिजॉल्व करते हैं तो फिर आपको 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। पहले ये डिस्प्यूट अपने अरूज पे है, पंजाब का और केपीके का मामला, और जो सूरत हाल इंतहाई खराब हो गई थी। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो रिव्यू एप्लीकेशन है उसको डेट इन ऑफिस कर दिया, वो कब लगता है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं तो चूँकि एक वकील होने के नाते मैं तो आइन की बात करता हूँ, और जो मेरा आइन कहता है उसके मुताबिक हमारी सियासी जमातों का चलना जरूरी है। मेरी अपनी इतलात के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि इलेक्शन आइन के मुताबिक हो, मुद्दत पूरी होने के बाद एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए। डिफरेंट व्यूज लोग जो मर्जी देते रहे, लेकिन मैं नहीं समझता इस टाइप की को बात है जो मुस्लिम लीग के उनके खिलाफ आ रही है। ओके, ठीक हो गया है। मैं साहब आपकी तरफ आऊंगी। चौधरी साहब, आपने तो एक अरसा बाहर भी गुजारा है और आपने बड़े अहम ममालिक के साथ पर्सनल बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये जो सारी सूरत हाल हुई है, और सिर्फ यही नहीं, हैविंग सेड दैट, ये तो चले माशी सूरत हाल है, सियासी बहरान है, हम फॉरेन फ्रंट पे भी देख रहे हैं ना अभी किस तरह से स्टेट जो है वो विजिट कराया गया है मोदी साहब का अमेरिका में, और उसके बाद जिस तरह का एलामिया भी सामने आया है पाकिस्तान के लिए। ये सारे सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आप कैसे देख रहे हैं कि मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ है? सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी सब ओके की रिपोर्ट है और अपने तय आंखें बंद करके बैठ जाना क्या सही है? बाकी दुनिया भी तो हमें देख रही है और वो भी तो अपनी कोई राय रखती है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे दोनों दोस्त जो आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह पॉजिटिव बातें उन्होंने की हैं। और इलेक्शन के हवाले से भी कई बातें होती हैं कि पब्लिक डोमेन में चली जाती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है कि मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी ये बात कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होना चाहिए। बाकी यहाँ तक ये आइन हमें इजाजत देता है कि अगर इलेक्शन 13 अगस्त से 2-3 दिन पहले कॉल किया जाए तो फिर 90 दिन हो सकते हैं, 60 डेज होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ये आईनी बात है, इसमें किसी को किसी किस्म का भी इसमें इतराज जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी एक बात मैं ये जरूर कहूंगा, देखें मैं जो है ना ब्लेम गेम में कभी नहीं जाता। मैं समझता हूं कि हम सब में स्ट्रेंथ्स भी हैं, कमजोरियां भी हैं। पीडीएम की हुकूमत से भी गलतियां हुई हैं, उससे पहले जो है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने भी, मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस देने पे उन्होंने कम तवज्जो दी है और विक्टिमाइजेशन जो है उसको ज्यादा किया। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ भी मुज़ाकरात कर सकता हूं, मैं दहशतगर्दों के साथ भी बैठ सकता हूं, मैं टीएलपी के साथ भी जो है टीटीपी के साथ भी बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता। सबके साथ बैठ सकते थे, अपने लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे बस अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। और पीडीएम वाले भी बदकिस्मती से थोड़ा सा इनका भी ये है कि हम जी दहशतगर्दों के साथ नहीं बैठेंगे। तो भाई मेरे ख्याल में जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेके आते और कशकोल लेके लोगों से भीख मांगनी बंद नहीं करते, तो उस वक्त तक आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो नहीं हो सकती। इंटरनेशनल स्टैंडिंग उन मुल्कों की होती है जिनके पास ज़राए होते हैं, जो कर्जे बाहर के मुल्कों से नहीं लेते, डिपॉजिट के लिए पैसे जो है नहीं मांगते। मैं दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में 2 हफ्ते पहले चीन और सऊदी अरेबिया ने मिलके एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान वहां पर मौजूद नहीं था। और आज तक मैंने ये जवाब लेने की कोशिश की है कि आया पाकिस्तान को इनवाइट किया गया था, वो नहीं गए, या उनको इसमें इनविटेशन ही नहीं मिली, क्योंकि सी पैक तो जो है पाकिस्तान और चाइना का बेबी है, और वहां पर हमारी प्रेजेंस का ना होना बहुत से लोगों ने मुझसे सऊदी अरेबिया में और इंटरनेशनल जो लोग हैं उन्होंने इस पर बहुत अफसोस का इजहार किया है कि हम लोग वहां पर रिप्रेजेंटेड नहीं थे। अब नरेंद्र मोदी साहब गए हैं अमेरिका के साथ, और जो उनका मुश्तरका बयानिया आया है और पाकिस्तान के खिलाफ जो है जहर उगला है, वो भी आप देख लें। और मैं आज भी बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान में चाहे वो माइनॉरिटीज के हवाले से है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, कम अज कम
मैं ये तो नहीं कहता कि पाकिस्तान परफेक्ट है, यहाँ पर बिल्कुल माइनॉरिटी जो हैं उनको जो है। जी अच्छा, सर्विस साहब से मेरे ख्याल से हमारा राबता मुनक़ता हो गया। विल कनेक्ट हिम बैक शॉर्टली, देयर मस्ट बी सम ग्लिच टेक्निकल। जी इना मीनवाइल गो बैक टू सेनेटर आजिज़ धामरा साहब की तरफ जाती हूँ। अच्छा आजिज़ धामरा साहब, अब बताएं ना, ये जो मुआहिदा 2 दिन में ख़त्म भी हो रहा है और फिर एक तरफ हम FBR के जो रवा माली साल के टैक्स अहदाफ हैं वो भी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में माशी एतबार से मैंने आपसे पूछा था, आपने इसका जवाब भी नहीं किया। मैं चाहूँगी रिस्पॉन्ड कर दें। आवाम को कब कोई रिलीफ मिलने की कोई खुशखबरी या खुश आइंद खबर आप लोग देंगे? हुकूमत में हैं अब तो माशाल्लाह से, कराची से लेके हर तरफ आप हुकूमत का हिस्सा हैं और सारी पावर्स भी आपके पास हैं, अथॉरिटी भी आप है, तो कब हालात बदलेंगे? अब देखिए जी, जहां तक आपने टैक्स के अजाफ की बात की है, तो वो जब ओवरऑल मुल्क की मईशत इस तरह बड़ा बैठ जाएगा और तमाम जो मुआहदे थे IMF से जो डिले किए गए थे, ये एक हिस्ट्री है। जब हम शुरू में भी ये बात करते थे तो हमें कहा जाता था कि ये मलबा जो है गिराने की बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। तो ये वो नताइज हैं जो आज कौम भुगत रही है मुआशी, जो एक साबका हुकूमत जो डिले जो मुआहदे करके गई IMF से, ये उसके नताइज हैं। तो जाहिर है जब मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल बेहतर नहीं होगी तो टैक्सेस की वसूली में भी इस तरह की मायूस कुन सूरत हाल सामने आती है। मगर बावजूद उस बात के कि कोई महीना स्टेट बैंक अच्छी रिपोर्ट दे देती है, कहीं पे वो कमजोर पड़ जाती है। मगर आपने अच्छा सवाल ये किया है कि आखिर कब तक आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा। तो हमने जब कासिम के अब्बा को हटाया था हुकूमत से और जो उन्होंने सो कॉल्ड रिजीम चेंज का नारा लगाया था, तो उसके बाद हमारे लिए या रियासत थी या सियासत थी। तो हमने सियासत को दाव पे लगाया, आवाम का गम और गुस्सा बर्दाश्त किया। आज भी आवाम का गम और गुस्सा मौजूदा हुक्मरानों पे होता है, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दानिशमंद लीडरशिप आ गई है 2022 में। आवाम को ये इत्मीनान रखना चाहिए कि हालात बहुत कठिन है, मुश्किल है, मगर उसके पीछे एक उम्मीद की किरण जो है वो जरूर आपको मिलेगी। और IMF से जो मुआहदे अभी 2 दिन के इस एक पीरियड पे खड़े हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। रूस से जो आपका मुआहदा हुआ है तेल का, वो तेल जब ऑयल रिफाइनरी से साफ होके जब आपके पाकिस्तान में आ जाएगा सिस्टम में, उसके बाद आपको ये तमाम फवायद मिलेंगे। मगर जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी, और हम पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान में एक दानिशमंद पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है और पीपल्स पार्टी पुरुम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आकर इन तमाम मामलात को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमने 2018 की असेंबली जब आई थी तो फ्लोर ऑफ द हाउस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा था कि जी हम आपसे COD करने के लिए तैयार हैं मुआइशत पे, मगर हमारी मजाक उड़ाई गई और हमें ताने दिए गए कि आप NRO मांग रहे हो। तो आज हमें बताया जाए ना कि जो लोग हमारे ऊपर ये तंज कर रहे थे, आज क्या वो मजाक नहीं था कि एक हुक्मरान जो है वो आपके ऊपर आपके साथ बैठने के लिए तैयार ना हो। और वो भी हम ये कह रहे थे कि हम आपके नेब केसेस पे बैठने के लिए नहीं कह रहे, हम मईशत पे बैठने के लिए कह रहे हैं, मगर बात पे तवज्जो नहीं दी गई। और उस नायली और कोताही की वजह से आज मुल्क और कौम इस सूरत हाल से गुजर रही है। इंशाल्लाह एक अच्छी उम्मीद के साथ हमें जरूर अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और IMF के मुआहदे के बाद गो के बहुत सख्त फैसले करवाए हैं IMF ने, मगर उसके सिवा कोई हल नहीं था। उसके बाद जब न्यू मैंडेट के साथ आपकी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में, तो मजीद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ओके, यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, फिर सर्विस आपकी तरफ वापस जाऊँगी और उनसे कंप्लीट भी कराऊंगी, उनका जो जवाब था वो बीच में रह गया था। यासीन साहब, आज एक और वाक़या भी हुआ है बड़ा अफसोसनाक, और वही लतीफ़ कोसा साहब के घर पे फायरिंग भी हुई है आज, और सुनने में आया कि जी अगला हदफ एतजाज़ एहसन साहब है। तो ये वो वंस अगैन वो वाली बात है कि अगर कोई तनकीदी काम कर रहा है या कोई समझता है कि जी उसका जो प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रिंसिपल रूल है, वो डिफरेंट है मौजूदा हालात के मुकाबले में, तो क्या इस तरह से फिर डराना और धमकाना और ये सब चीज़ें होना, ये भी कंटिन्यूटी में का हिस्सा ही रहेगा हमेशा पाकिस्तान में? क्या लगता है? देखें, आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
जहाँ तक आपने लतीफ़ कोसा और एतजाज़ हुसैन साहब का नाम लिया है, मेरे दोनों सीनियर साथी हैं, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, लेकिन उनके तरीक़ाकार से मेरा अपना इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है कि सबका जो गवर्नमेंट थी उसके 3.5 साल दौर में क्या मिलिट्री कोर्ट के अंदर 25-26 आदमियों को सजा नहीं हुई? सजा हुई। तो उस वक्त मेरे ये दोनों सीनियर साथी जिनका ताल्लुक कानून के पेशे से है, मैं उनसे ये पूछने में आज बजानम हूँ कि ये बता दें कि जब वो पिछले दौर में मिलिट्री कोर्ट अपनी जगह काम कर रहे थे, सिविलियन को सजा भी दी गई 25-26 आदमियों को, सारा कुछ, उस वक्त तो आपको बुनियादी हक़ नजर नहीं आए। और जब इन दोनों साथियों को किसी हद तक मेरे हिसाब से, अब ये दोनों साथी पेपर पार्टी से एक किस्म का आउट हैं, तो वो जो एक पॉलिसी लेके आए, या जिस तरह एक दिन एतजाज़ हुसैन ने कहा कि वकला बरादरी एक ऐसी तहरीक चलाएगी कि 2007 को भूल जाएंगे, तो मैंने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि वो भूल जाएं, 2007 का मामला कुछ और था। अब अगर आपको शौक है किसी मूवमेंट का तो आप आएँ, चलाएँ, जो मर्जी करें, लेकिन इन दोनों साथियों से सिर्फ मेरा ये कहना है कि आप मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप खुद अंदाजा कर लें कि आप कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट इशू है मिलिट्री कोर्ट का, और अब मेरे ख्याल में डेट इन ऑफिस हो गया, जुलाई के 3rd वीक में जाता है, 4th वीक में चल जाता है, मुझे कोई पता नहीं, ये दोनों साथियों को पता होगा। इवन मैं हैरान हूँ, आमिर खान साहब जो PTI के पार्टी के मेन आदमी हैं, उनकी खुद से भी अगर कोई ये पूछे कि 3.5 साल में आपने ये मामला टेकअप क्यों नहीं किया, मिलिट्री कोर्ट की हैसियत को क्यों नहीं चैलेंज किया? मिलिट्री कोर्ट का पिछले 3.5 साल में काम करते हुए आए। मैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सिर्फ एक बात कहता हूँ कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट पर नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्टैंड से किसी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ या उसके बाद की जो सूरत हाल हुई है, उसमें मेरी जिंदगी में, मेरी भी उम्र तकरीबन इतनी हो रही है जितना पाकिस्तान बने हुए हो गए हैं, मेरी उम्र में मैंने कभी नहीं देखा, एक से एक मूवमेंट देखी मैंने, मार्डी की देखी, आज दूसरी मूवमेंट देखी, वकला मूवमेंट देखी, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ, ये कुछ तो मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं देखा था। अब जो सूरत हाल है, मैं आज भी ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है कि वह इलेक्शन में हिस्सा लें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, हर जमात को मौका मिले, लेकिन जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उनको मेरे हिसाब से सख्त से सख्त सजा मिलनी जरूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान है, काम है, पाकिस्तान की डिग्निटी ऐसे ही मेंटेन होगी जब माशी तौर पर आप कर्जा लेने की आपका हाथ ना बढ़े, बल्कि आप इस पोजीशन में हो कि किसी को देने की पोजीशन में हो, तब पाकिस्तान को लोग इज्जत के निगाह से देखेंगे। भीख मांग कर कोई आदमी रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकता। तो इन हालात में जबकि पाकिस्तान में हर साल IMF के सामने जाके हमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, मेरे हिसाब से 2.5 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान का, अगर कारोबारी तबका जो बड़े लोग हैं, 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के बड़े लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हर आदमी को, बिजनेसमैन को भी एक गारंटी चाहिए। आप एक सिस्टम अडॉप्ट करें, तब कोई आपको पैसे देगा। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, महंगाई अपने अरूज पे है, ये का हकीकत है, लेकिन ये महंगाई आज से नहीं, इससे पहले भी थी, पिछले दौर में भी थी, और आज पूरी दुनिया जो है ना महंगाई के लिपेट में है। मेरे हिसाब से अमेरिका के 5-6 बैंक इस वक्त तक डिफॉल्ट कर चुके हैं। अब जाकर देख लें, रिपोर्ट देख लें कि उनके 5-6 बैंक डिफॉल्ट कर चुके हैं और कई लोग जो है ना बेरोजगार हो गए। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फिर वही बात मैं रिपीट करता हूँ कि मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, मैं किसी एक की बात नहीं करता, तमाम सियासी जमातों से अपील करता हूँ कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम के लिए, माशी इस्तेकाम के लिए, और जो हमारे मुल्क के अंदर एक आईनी पुराना है उसको ख़त्म करने के लिए हमें मिलजुल कर कदम उठाना होगा, वरना लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। सिलसिला हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है वो मेरी सामने नहीं आता। मैं तो वो वाहिद आदमी हूँ, जब हमजा शहबाज का और परवेज इलाही का केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो हम सबका 6 सदूर गए, सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने पेश हुए। हमने अनवर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा फुल कोर्ट बनाएं,
और फुल कोर्ट बना के जो आईनी मामला है उनको सही करें, लेकिन बात नहीं मानी गई। अब जो नई बेंच बननी है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, अब देख लेंगे या अफरीदी साहब ने फिर एक दफा फुल कोर्ट की बात की। अब तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस डिमांड कर रहे हैं फुल कोर्ट का। तो आईनी बहरान तब भी खत्म होगा जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठकर जितने आईनी फैसले उन्होंने वक्तन फौकतन दिए, फुल कोर्ट बैठ के उनको रिविजिट करे। ठीक है, रिविजिट करने के बाद फैसला दे। ठीक हो गया। चौधरी साहब आपकी तरफ होंगे, जब मैं चाहूंगी कि मुकम्मल कर ले अपनी बात, बीच में कट ऑफ हो गया था जी। देखें, अब तो मुझे ये नहीं पता कि कहाँ कटा हुआ है, लेकिन मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि पूरी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था, जजेस की भी आवाज जो है सुप्रीम कोर्ट में आ रही थी कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। अगर फुल कोर्ट बन जाता तो जितने भी जो उनके फैसले होते उनको पूरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक्सेप्ट कर दी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सियासी फैसले हैं वो सियासतदानों को, पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हल करने चाहिए। जब आप सियासी फैसले जो हैं सुप्रीम कोर्ट से करवाएंगे तो वो फैसले मुल्क के या पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में नहीं दूंगा। मैं इसकी 2 एग्जांपल जरूर देना चाहता हूँ। एक तो जी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ, और जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता था कि वो कोई उनके पास टूल्स नहीं है कि अपने फैसले को इम्प्लीमेंट करवा सके, और दूसरा ये भी था कि मुल्क की सारी सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक थी, इंक्लूडिंग दी पॉलिटिशियन फ्रॉम पीटीआई, कि ये मुल्क के लिए, एक जमहूरियत के लिए एक डिजास्टर होगा अगर पंजाब में और केपीके में इलेक्शन एक दिन होंगे, सिंध में दूसरे दिन होंगे। देखिए, पंजाब इज मोर देन 50%। अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं मरकज में इलेक्शन से पहले, तो फैसला तो मरकज के इलेक्शन का पहले ही आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला जो था इस पे भी देख लें फिर उसका क्या हल जो है निकला। आखिर वो फैसला नहीं उसका। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने कम अज कम अपनी पॉलिटिकल कैरियर में पूरी दुनिया में नहीं देखी, कि आप असेंबली के मेंबर जो हैं उनके वोट जो हैं उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दें और फिर उनको अपनी नशिस्त भी बर्खास्त कर दें। कम अज कम मैंने कभी नहीं देखा कि पार्लियामेंटेरियन का वोट जो है उसको कोई भी स्पीकर या दुनिया की कोई अथॉरिटी या दुनिया की कोई कोर्ट जो है उसको वोट देने से रोक सकती है। वोट दे दिया, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो या उसके खिलाफ एक्शन दो या उसको वोट। लेकिन ये फैसले जब हम अदालतों से करवाएंगे तो फिर जाहिर है, और अदालतों को भी मैं जो है हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास जो लोग सिफारिश लेके आते हैं वो ये नहीं आते कि हमें इंसाफ दिला दो, वो ये नहीं कहते कि हमें जो है हमारे हक में फैसला करवा दो। वो कहते हैं कि खुदा के लिए जज साहबान को ये सिफारिश कर दें कि 10-10 साल से हमारे केस अदालतों में पड़े हैं, इनका चलो वो फैसला दे दें, हमारे खिलाफ दे दें, फैसला तो कर दें। तो मैं समझता हूं कि अब जजेस को ज्यादा फोकस जो है जो अदालतों में पेंडिंग केसेस हैं उन पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो मुल्क जो है की सारी खराबियां जो हैं वो दूर करना चाहते हैं और हुकूमत के जो मामलात हैं हुकूमत को अपने दायरा इख्तियार में रह के काम करने दें और जजेस जो हैं अपना काम करें ताकि हम इस मुल्क की चीजों को आगे लेके बढ़ सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, सेनेटर आजिज हमरा आपका और यासीन आज़ाद आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज सऊदी अरब समेत दुनिया के मुख्तलिफ खलीज ममालिक में जी ईद उल अज़हा भी बड़े जोशो खरोश और बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है आज, और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म से जो है वो लोगों ने जो कुर्बानी का सिलसिला है उसको पूरा किया। हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की जो याद है उसको ताज़ा किया, ना सिर्फ ताज़ा किया बल्कि बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी इस बार जो है वो कम्युनिटीज़ के हवाले से मुख्तलिफ मुसलमानों की जो वहाँ पे तकसीम है, आज उन्होंने भी वहाँ ईद मनाई है। कुछ लोग कल भी मनाएंगे, जैसे कि पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। तो तमाम लोगों को जिन्होंने आज ईद उल अज़हा मनाई है उन सबको K21 न्यूज़ के तरफ से और हमारी न्यूज़ लाइन की टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी पैगाम के साथ ही प्रोग्राम का आज अख्ताम करेंगे। अपनी मेज़बान बस सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।